नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद मित्रों। मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब हम आते हैं अपने विषय पर। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने उपसर्गों के विषय में हमने चर्चा की थी। आज भी हम उपसर्गों के बारे में ही चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो उपसर्ग पढ़े थे वो उपसर्ग थे संस्कृत के उपसर्ग। आज हम अगले उपसर्ग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के उपसर्ग। आज हमारे उपसर्गों का जो दूसरा भेद हो जाता है, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस भेद में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं हम उन उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। निश्चित रूप से मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं आपको कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें मित्रों। और अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्गों के बारे में। तो हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो संख्या की दृष्टि से कोई ज़्यादा उपसर्ग नहीं है, केवल गिने चुने 10 उपसर्ग हैं। और वो 10 उपसर्ग कौन कौन से हैं, हम उन उपसर्गों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं वो उपसर्ग। तो आने वाले उपसर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? अ, अन, न, क, कु, स। तो इस प्रकार से ये कुछ उपसर्ग जो है वो हिंदी उपसर्ग के उपसर्ग आ जाते हैं यहाँ पर। ये तो इन उपसर्गों के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विदेशी भाषा के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में समाहित कर लिए गए हैं, मान लिए गए हैं, उन उपसर्गों पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इन उपसर्गों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं अ उपसर्ग पर। वस्तुतः ये अ, अन और न, ये चारों उपसर्ग जो है वो निषेधार्थक उपसर्ग है, यानी इन सब का जो अर्थ है वो नहीं के अर्थ में इन सब का प्रयोग होता है। इनके उदाहरण हिंदी में किस प्रकार से बनते हैं? आप देखते हैं कि अ उपसर्ग के जो उदाहरण है वो संस्कृत में भी बनते हैं, हिंदी में भी बनते हैं। यहाँ हम संस्कृत के उपसर्गों को भी साथ में लेने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि अ उपसर्ग का प्रयोग वहाँ पर भी होता है। और जो हमने संस्कृत के जो 22 उपसर्ग पढ़े थे उन उपसर्गों में कहीं पर अ शामिल नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम हिंदी संस्कृत दोनों के जो उपसर्ग जो शब्द बनते हैं, दोनों शब्दों को हम यहाँ पर रखेंगे। पहले हिंदी के जो शब्द बनते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया अकूत, यह शब्द आ गया अखंड, यह शब्द आ गया अटल, अटूट, अभय, अशोभनीय। और इसी प्रकार आगे शब्द आ जाता है अज्ञात। उसके बाद शब्द आ जाता है अजर, अमर या अमृत। तो इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। और इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि अ क्या है, उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और बाकी जो शब्द हैं, कुछ शब्द हमने तत्सम के लिए हैं, कुछ शब्द हमने तद्भव के लिए हैं, नहीं के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। आगे हम अभी बात करने जा रहे हैं अगले उपसर्ग अन के बारे में। ये उपसर्ग निश्चित रूप से केवल और केवल हिंदी का उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अब किस प्रकार से इसके उदाहरण बनेंगे मित्रों, तो आपको बता दूं इसका भी अर्थ क्या होता है, नहीं के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अनदेखा। अनदेखा में अन उपसर्ग है और देखा मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार अनसुना, अनजान, अनभिज्ञ, और इसका रूप हो जाएगा अनमेल, अनमोल,
यह शब्द हो जाएगा अनबन। तो इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं जिसमें आपने देखा है कि उपसर्ग कौन सा है, अन उपसर्ग है। आगे भी हम कुछ और उपसर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से एक उपसर्ग अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर अन उपसर्ग। यहाँ पर आप देखते हो कि ना हलंत आया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा लिखवा देना चाहता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख लीजिएगा कि वस्तुतः तो यह उपसर्ग अ उपसर्ग ही है, लेकिन अ उपसर्ग के बाद आने वाला शब्द यदि किसी स्वर से शुरू होने वाला हो तो अ उपसर्ग के बाद में न का आगमन होकर के पूर्ण रूप क्या बन जाता है, अन उपसर्ग बन जाता है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि वस्तुतः यह अ उपसर्ग ही है। कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग ही है, किंतु उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर होने पर अ का अन हो जाता है। अ का क्या हो जाता है? अन हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका ये अ का अन बनने का एक व्याकरणिक जो नियम है, जो कारण है, वो कारण है। हम बात करते हैं इससे बनने वाले शब्दों की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अन उपसर्ग का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से इसके बाद में आने वाला वर्ण क्या होगा, कोई स्वर वैरायटी का ही प्रथम वर्ण होगा इसका, और उन्हीं के संयोग से इसके उदाहरण बनेंगे। कैसे बनेंगे इसके उदाहरण? तो उन उदाहरणों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है अनंत। अब आप इसके दो खंड करोगे तो क्या हो जाएगा? अन प्लस अंत। अब यह बाद में अंत में जो प्रथम स्वर अ होने के कारण इस अ का रूपांतरण अन के रूप में किया गया है। इसी प्रकार शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर अनादर, तो क्या हो जाएगा? अन प्लस आदर। इसके बाद में हमने शब्द लिख दिया अनिच्छा। जितने भी स्वर हैं हम उन सभी स्वरों पर बनने वाले उदाहरण लिखने का प्रयत्न करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अन प्लस इच्छा। यहाँ पर भी अन उपसर्ग है। इसी प्रकार आप देखिए हमने शब्द लिख दिया अनीप्सित, तो इसके भी दो खंड क्या हो जाएंगे? पहला खंड हो जाएगा अन और दूसरा शब्द का खंड क्या हो जाएगा? ईप्सित खंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा अनीप्सित। इसी प्रकार से शब्द हो जाएगा अनुचित। समास वगैरह क्या हो जाएगा? अन प्लस उचित। इसी प्रकार शब्द हमने लिख दिया अनूर्ध्व, तो शब्द क्या हो जाएगा? अन उपसर्ग के साथ में मूल शब्द हो जाएगा ऊर्ध्व। इसी प्रकार से एक शब्द और भी हम लिख लेते हैं अनेक। बिल्कुल ये एक अव्यय है, लेकिन इसमें अन उपसर्ग है, यानी नहीं है जो एक। अन प्लस एक, इसका इस प्रकार से संधि विच्छेद भी हो जाता है। आप देखेंगे इन सभी शब्दों में सामान्यतः संधि कौन सी है? तो अनुस्वार संधि का नियम इन सब में लग जाता है। हमने यहाँ पर एक और शब्द लिख दिया है अनैच्छिक। शब्द क्या लिख दिया है? अनैच्छिक। यहाँ पर भी आप देखोगे इसमें अन उपसर्ग है और मूल शब्द क्या हो जाता है? ऐच्छिक मूल शब्द हो जाता है, लेकिन इसमें मूल शब्द इच्छा है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। ये चीज़ें हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अगला शब्द हो जाएगा यहाँ पर अनोजस्वी, जिसमें आप देखोगे कि अन उपसर्ग के साथ में मूल शब्द क्या जुड़ा हुआ है? ओजस्वी। और इसी प्रकार एक शब्द बन गया है अनौदार्य। यहां पर आप देखोगे इसमें उपसर्ग कौन सा है? अन उपसर्ग है और मूल शब्द क्या हो जाता है? औदार्य हो जाता है। कभी कभी कुछ शब्दों में हमें कुछ विशेष कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वहाँ पर स्वरों और व्यंजनों का ठीक तरह से विभेदन नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से हमारे सामने एक शब्द आ गया है अनृत, तो कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो अनृत का ठीक से संधि विच्छेद नहीं कर पाते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि इसमें अन उपसर्ग है और मूल शब्द है रित। रित शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य। रित शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्य। तो नहीं है जो अन यानी नहीं है, और रित का मतलब सत्य यानी नहीं है जो सत्य यानी कि अनृत। इसका मतलब अनृत का अर्थ क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने जो उदाहरण बनाए हैं वो सभी के सभी अन उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण बनाए हैं।
आगे इसी प्रकार से हम बात करते हैं न उपसर्ग के बारे में। अगला जो उपसर्ग कौन सा हो जाता है? न उपसर्ग। और न उपसर्ग से जो बनने वाले उदाहरण हैं उनमें हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, इसका अर्थ भी नहीं के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है, निषेध के अर्थ में ही इसका प्रयोग होता है। शब्द इसके बन जाएंगे नपुंसक, और एक शब्द बन जाएगा नास्तिक, और शब्द हो जाएगा नेति और नेच्छुक। यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो कुछ शब्दों में संधियां भी हुई है। नपुंसक में कोई संधि नहीं है, न मूल जो उपसर्ग है, और पुंसक इसमें मूल शब्द हो गया पुरुषत्व। अगला शब्द नास्तिक है, तो इसके जब आप संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? न प्लस आस्तिक। क्या हो जाएगा? न प्लस आस्तिक। इसी प्रकार नेति का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा न प्लस इति। क्या हो जाएगा? न प्लस इति। इसी प्रकार से नेच्छुक का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न प्लस इच्छुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो संधि हुई है और यहाँ पर जो संधि हुई है, इन दोनों में संधि कौन सी हुई है? गुण संधि हुई है। लेकिन यहाँ पर संधि कौन सी हुई है? यहाँ पर आप देख सकते हैं संधि हुई है दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से संधियाँ भी इन पदों में प्रयुक्त हो सकती है। तो ये उपसर्ग था न उपसर्ग। आगे हम बात करते हैं तो आगे उपसर्ग आ जाता है क उपसर्ग। क उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ वैसे बुराई के अर्थ में आता है, यानी इसका अर्थ हो जाता है बुरा या दुष्ट या हीनता के अर्थ में इसका प्रयोग हो जाता है। बनने वाला सामान्यतः है इसका एक ही शब्द हमें प्राप्त होता है, और वो शब्द कौन सा है? कपूत। इसके अलावा सामान्यतः अब तक इसका कोई दूसरा शब्द प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ किताबों में दूसरे शब्द दिए हुए और भी होते हैं, लेकिन या तो वो उनमें जो क है वो उपसर्ग के रूप में कहीं पर भी प्रयुक्त नहीं होता। जैसे कुछ लोग कमल जैसे कुछ शब्द दे देते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कमल जो शब्द है एक रूढ़ शब्द है, इसके खंड करना उचित नहीं है। तो कपूत ही एकमात्र इसका शब्द है। और कसूर जिसकी बात करते हैं तो कसूर जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं है, वो उर्दू भाषा का शब्द है। इसलिए कसूर में जो क उपसर्ग कहकर हिंदी में सम्मिलित करते हैं वो भी गलत है। तो इस प्रकार के शब्दों से बचें। अगला जो उपसर्ग है हम बात करते हैं को उपसर्ग के बारे में। इसका भी अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुरा। और इससे जो बनने वाले उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण इसके बहुत अच्छे बन जाते हैं। जैसे कि इसका शब्द बन जाता है कुमार्ग, एक और शब्द बनता है कुपुत्र, या शब्द बन गया कुशासन, और शब्द बन जाएगा कुख्यात, और शब्द हो जाएगा कुजात। इसी प्रकार से कुछ शब्द और भी हो जाएंगे। जैसे शब्द हो जाएगा कुकर्म, कुतर्क, कुबुद्धि। तो इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उपसर्ग कौन सा है? को उपसर्ग है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एक स उपसर्ग की बात करते हैं। तो स उपसर्ग से भी बहुत से उदाहरण बन जाते हैं। इसका अर्थ सामान्यतः लिया जाता है साथ से। किससे लिया जाता है? साथ से। और इसके योग से जो बनने वाले शब्द हैं, इसका एक अर्थ साथ हो जाता है, दूसरा अर्थ क्या हो जाता है? श्रेष्ठ भी हो जाता है। इन दोनों अर्थों में स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स शब्द हो जाएगा सपूत या सपत्नीक, या शब्द बन जाएगा सपरिवार। इसके साथ में एक शब्द और भी बन सकता है सखेद। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये जो शब्द हैं इन सभी में उपसर्ग कौन सा है? स उपसर्ग है। स उपसर्ग के योग में हमने ये शब्द पढ़े हैं। कुछ उदाहरण संधियों के योग से भी बनते हैं, जिसमें आप शब्द लिख सकते हैं सोदाहरण। तो सोदाहरण में आप देखोगे इसमें स उपसर्ग है और उदाहरण मूल शब्द है, जिससे शब्द क्या बन जाएगा? सोदाहरण शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द बन जाएगा सावधान। तो यहाँ पर भी आप इसमें देखोगे कि स उपसर्ग है और अवधान मूल शब्द है, जिससे शब्द क्या हो जाता है?
सावधान शब्द बन जाता है। तो इस प्रकार से तो ये स उपसर्ग के योग से उदाहरण बन गए। आगे इसमें हम एक और उपसर्ग लिख लेते हैं, उन उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग? उन उपसर्ग। अगला हम उपसर्ग लिख लेते हैं, उन उपसर्ग। अब यहाँ पर उन के हमें दो रूप प्राप्त होते हैं, कहीं पर तो न पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, कहीं पर न हलंत रूप में प्राप्त होता है। दोनों ही रूप सामान्यतः हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक कम। इसका अर्थ क्या होता है? एक कम। और सामान्यतः इसके जो उदाहरण बनते हैं वो केवल और केवल संख्या शब्दों के साथ में बनते हैं। संख्या शब्दों के अतिरिक्त इसका और कोई उदाहरण नहीं बनता है। अब इसके उदाहरण कैसे बनते हैं? तो इसका उदाहरण बन जाएगा 19, 29, 39। अब आप यहां पर देखेंगे कि न जो है वो आधा आ गया है। इसी तरह से एक शब्द बन जाएगा 49। इसी प्रकार एक शब्द बन जाएगा 59। एक शब्द बन जाएगा 69। अब कुछ लोग इसको 69 या इस प्रकार से लिख देते हैं, तो 69 गलत रूप है। इसका जो मूल रूप शुद्ध रूप है वो 69 है। शब्द शुद्धि में भी इसका यही रूप सही माना जाएगा, 69। उसके बाद में एक शब्द हो जाएगा 79। अब यहाँ पर भी कई बार लोग 79 कर देते हैं या 79 न डबल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मूल शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर 79 ही होगा। और एक शब्द हो जाएगा 89। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे उदाहरण संख्या शब्दों के साथ में जुड़े हुए हैं। कंफ्यूज आप कहाँ होते हैं? कंफ्यूज आप उत उपसर्ग के साथ इसके जो उदाहरण बनते हैं, आप उन उदाहरणों में निश्चित रूप से थोड़े कंफ्यूज होते हैं। जिसमें मैं अगर यदि शब्द लिखूं, जिसमें 3 शब्द, इनमें से मैंने मान लीजिए एक शब्द लिख दिया 19, एक शब्द मैंने लिख दिया 39, एक शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर 29, और एक शब्द मैंने लिख दिया 89। अब इस प्रकार के शब्द आपको देकर के पूछ ले कि निम्न में से किस विकल्प में उन उपसर्ग नहीं है। पहला सवाल आपका क्या हो सकता है? किस विकल्प में उन उपसर्ग नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि उन्नति में उन उपसर्ग नहीं है। सवाल ये, तो फिर उन उपसर्ग, दूसरा सवाल ये भी आपको पूछ सकते हैं कि किस विकल्प में उत उपसर्ग है। किस विकल्प में उत उपसर्ग है? तो मित्रों उसका भी जवाब क्या है? उन्नति। उन्नति में आप देखोगे उत प्लस नति यानी कि उत उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, उन उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सवालों के मध्य में उन उपसर्ग और उत उपसर्ग के मध्य एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट आपके लिए किया जाएगा। आप सावधान रहें कि उन उपसर्ग केवल और केवल संख्या पदों के साथ में ही युक्त होता है। आप चाहें तो इसका एक नोट भी लिख लें, नोट भी लगा लें कि उन उपसर्ग केवल संख्या शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होता है। उन या उन उपसर्ग केवल संख्या पदों के साथ ही, केवल संख्या पदों के साथ ही प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये नोट आपके उत और उन उपसर्गों के बीच का जो भेद है वो मिटा देता है, क्योंकि नति में जो नति शब्द है कोई संख्या शब्द नहीं है, एक संज्ञा शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि यहाँ पर उन्नति में उत उपसर्ग है, उन उपसर्ग नहीं है। तो ये उपसर्ग थे हिंदी के उपसर्ग जिसके बारे में हमने चर्चा की है। आगे कुछ और उपसर्ग आएंगे, उन उपसर्गों में हम चर्चा करेंगे विदेशी या आगत उपसर्गों की। तीसरा जो भेद हो जाता है उपसर्गों का वो कौन सा हो जाता है? इनको हम कहते हैं या तो अरबी फारसी, अरबी फारसी उपसर्ग, या इनको कहा जाता है उर्दू के उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, या फिर इनको और कहा जा सकता है विदेशी या आगत उपसर्ग।
तो इनमें से कई नाम इनके लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अरबी फारसी उपसर्ग भी वही है, उर्दू उपसर्ग भी वही है, विदेशी या आगत उपसर्ग आ जाए तो भी ये उपसर्ग वही है। अब इनकी संख्या जो है, यदि हम इनकी संख्या की बात करते हैं तो लगभग 20-22 उपसर्ग ये हो जाते हैं। अगर मैं आपको सारे उपसर्ग लिखाऊं तो आप उनको एक बार पहले लिख लें, उसी क्रम में उनको वापस पढ़ भी लेंगे। जैसे पहला मैंने लिखवा दिया आपको अल, दूसरा हो जाएगा कम, तीसरा हो जाएगा गैर, अल कम खुश। उर्दू भाषाओं में नुक्ता जो है शब्द के नीचे लगाई जाने वाली जो बिंदी, इसका विशेष महत्व होता है। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखें, ये नुक्ता यहाँ पर लगाएं, खुश। चौथा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर गैर, गैर में भी ग के नीचे नुक्ता लगेगा। अगला हो जाता है अल कम खुश गैर दर। छठा उपसर्ग हो जाएगा ना। सातवां उपसर्ग हमने लिख दिया बर। आठवां उपसर्ग हो जाएगा बे। नमा उपसर्ग हो जाएगा बद। 10वां उपसर्ग हो जाएगा हर। 11वां उपसर्ग हो जाएगा ब। 12वां उपसर्ग हो जाएगा हम। 13वां उपसर्ग हो जाएगा ला। 14वां उपसर्ग सर। ऐन, फिर बिला, फिर हो जाएगा बा। 18वां हो जाएगा फी। 19वां उपसर्ग हो जाएगा खुद। खुद में आप देखिए यहाँ पर नीचे आपको नुक्ता लगाना है। और 20वां उपसर्ग हो जाएगा खूब। 21वां उपसर्ग क्या हो जाएगा पुर। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग हो जाते हैं अल कम खुश गैर दर ना बर बे बद हर ब हम ला सर ऐन बिला बाफी खुद खूब पुर। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग हो जाते हैं। संख्या में 21 उपसर्ग हो जाते हैं। इन उपसर्गों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अल उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण। तो सामान्यतः इनके भी अर्थ के बारे में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, चर्चा कर ली जाती है। तो सामान्यतः जो पहला उपसर्ग है अल, अल उपसर्ग का अर्थ आप ले सकते हैं, पहला अर्थ लिख सकते हैं जल्दी, ठीक है। तो और दूसरा अर्थ इसका हो जाता है साथ में। तो इन दो अर्थों में अल उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। उदाहरण इसके कैसे बनेंगे, जैसे कि शब्द बन गया अल मस्त, अल सुबह, अल गरज। तो इस प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं जिनमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, अल उपसर्ग लगा हुआ है। आगे हम शब्द की बात करें तो अगला उपसर्ग आ जाता है कम उपसर्ग। ये भी अरबी फारसी भाषा का ही उपसर्ग है। इसके उदाहरण किस प्रकार से आप बनाएंगे वो भी आप बना लीजिएगा। दूसरा उपसर्ग क्या है कम। कम का अर्थ आप जो समझते हैं वही इसका अर्थ है, न्यून या कम के अर्थ में ही ये प्रयुक्त होता है। इसके आने वाले जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि कम सिन, या शब्द हो जाएगा कमजोर, या शब्द हो जाएगा कम वक्त। कम वक्त में ख के साथ आपको नुक्ते का प्रयोग जरूर करना है। कमजोर में भी ज के नीचे आपको नुक्ते का प्रयोग जरूर करना है। शब्द कमजोर नहीं कमजोर होता है। ज और ज के बीच का जो अंतर होता है वो अंतर यहाँ आपको समझना है। अगला जो उपसर्ग है, तीसरा उपसर्ग, ये उपसर्ग है खुश। अगला उपसर्ग कौन सा हो जाता है, तीसरा उपसर्ग खुश। खुश में भी आप देखेंगे कि ख के नीचे नुक्ता आपको जरूर लगाना है। शब्द खुश नहीं होता है, शब्द खुश होता है। खुश के रूप में इसको आप लिखिएगा। इसका अर्थ भी इसी अर्थ के संदर्भ में आता है प्रसन्न
आनंद, इसी के अर्थ में इसका प्रयोग होता है सामान्यतः। उदाहरण इसके क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया खुश नसीब, खुश नसीब, खुश नसीब। अगला शब्द हो जाएगा खुश मिजाज, अगला शब्द हो जाएगा खुशहाल, और उसके बाद में शब्द हो जाएगा खुशकिस्मत। तो इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं खुश पर। शब्द खुशखबरी भी लिख सकते हैं आप, खुशखबरी। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं खुश पर। तो अल, कम, खुश। अगला चौथा जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा गैर। क्या उपसर्ग हो जाएगा? गैर उपसर्ग। गैर का अर्थ क्या हो जाता है? गैर का एक अन्य पहला अर्थ हो जाता है पराया, दूसरा अर्थ हो जाता है नहीं। तो इन दो अर्थों में सामान्यतः गैर उपसर्ग का प्रयोग उर्दू भाषा में किया जा सकता है। इसके जो बनने वाले शब्द होते हैं वो हो जाते हैं जैसे कि गैर हाजिर, या शब्द बन जाएगा गैर जमानती, गैर जमानती। अगला शब्द हो जाएगा गैर ज्यादा, अगला शब्द हो जाएगा गैर मर्द, गैर जिम्मेदार, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इन सभी शब्दों में गैर शब्द जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ग के साथ में आपको नुक्ता जरूर लगाना है। तो इस प्रकार से ये शब्द बन गया है गैर उपसर्ग के उदाहरण। आगे हम बात कर रहे हैं अगले उपसर्गों के बारे में। अगला उपसर्ग आ जाएगा पांचवा उपसर्ग, दर उपसर्ग। पांचवा उपसर्ग क्या हो जाएगा? दर। दर उपसर्ग का वैसे अर्थ होता है में यानी अधिकरण के अर्थ में इसका सामान्यतः प्रयोग होता है, अधिकरण कारक के संदर्भ में। अधिकरण कारक के संदर्भ में इसका प्रयोग हो जाता है। इससे बनने वाले जो उदाहरण हैं वो क्या हो जाते हैं? जैसे शब्द आ गया दर असल, अगला शब्द हो जाएगा दरख्वास्त। दरख्वास्त में ख के नीचे आपको नुक्ता लगाना है, दरख्वास्त। तो इस प्रकार से अगला शब्द हो जाएगा दरबार, दरगाह, दरवाजा, दरवेश। तो इस प्रकार के ये जो शब्द होते हैं इन सभी में आप देखते हैं उपसर्ग कौन सा है? दर उपसर्ग है। आगे हम बात कर रहे हैं अगले उपसर्ग के बारे में। छठा उपसर्ग क्या हो जाता है? अगला उपसर्ग हो जाता है दर ना। छठा उपसर्ग हो जाता है ना उपसर्ग। ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। अब इस उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द कैसे होते हैं? जैसे शब्द आ गया नापाक। तो नापाक में मित्रों आप देख रहे हैं ना उपसर्ग है, पाक शब्द है। इसी प्रकार शब्द आ गया नापसंद, इसमें भी ना उपसर्ग है और पसंद मूल शब्द है। शब्द आ गया ना उम्मीद, इसमें भी आप जानते हैं ना उपसर्ग है और उम्मीद मूल शब्द है। ना लायक, तो इसमें भी ना उपसर्ग है और लायक मूल शब्द है। तो इस प्रकार से ना उपसर्ग से बने हुए ये शब्द हो जाते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कुछ और शब्दों के उपसर्गों की। सातवां उपसर्ग हो जाता है बर। बर उपसर्ग के सामान्यतः अर्थ के विषय में जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसके केवल बनने वाले जो शब्द हैं केवल उन शब्दों के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं। शब्द कैसे कैसे बन जाएंगे इसके, तो आप लिख लीजिएगा बरजोर। वैसे अगर आप अर्थ लिखना चाहें तो इसका अर्थ साथ में, इसके योग में इसका अर्थ लिया जा सकता है बरजोर।
अगला शब्द हो जाएगा बरखुरदार, और शब्द हो जाएगा बरबस, और शब्द हो जाएगा बरहाल, अगला शब्द हो जाएगा बर्दाश्त। तो इस प्रकार से इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि बर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले हम 8वें उपसर्ग की ओर चलते हैं। 8वां उपसर्ग क्या हो जाता है? बे हो जाता है। अगला उपसर्ग क्या है? बे। तो बे का अर्थ क्या हो जाता है? बे का अर्थ हो जाता है बिना या नहीं। इस अर्थ में हम बे का प्रयोग कर लेते हैं। अब इस बे उपसर्ग के योग से जो बनने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? तो मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, इससे बनने वाला शब्द हो जाएगा बेशर्म, बेगरज, बेवफा, बेइंतहा। अगला एक शब्द हो जाएगा बेनजीर। बेनजीर में आप नजीर शब्द के अर्थ की यदि बात करते हैं तो नजीर शब्द का अर्थ हो जाता है उपमा या तुलना या समानता, और बेनजीर शब्द का अर्थ हो जाता है नहीं है जिसकी कोई समानता या नहीं है जिसकी कोई उपमा। बेनजीर, तो इसका अर्थ हो जाता है। अगला शब्द हो जाता है बेपरवाह। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बे उपसर्ग के योग से इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। संधियां सामान्यतः अरबी फारसी भाषाओं में प्रयुक्त नहीं होती है, क्योंकि संधियां केवल और केवल हिंदी और संस्कृत भाषा का विषय है, केवल यहीं पर संधियां होती है। अरबी फारसी व्याकरण में संधियां नहीं है। तो इस कारण यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संधि का कोई सवाल आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, कई बार इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि किस प्रकार के उपसर्गों में संधियां प्रयुक्त नहीं होती है। तो आप लिख सकते हैं विदेशी या अरबी फारसी या उर्दू उपसर्गों में कभी संधियां प्रयुक्त नहीं होती है। अगला जो नमा उपसर्ग हो जाता है, नमा उपसर्ग हम यहां पर लिख लेते हैं बद। बद का अर्थ सामान्यतः लिया जाता है बुरा। अर्थ क्या लिया जाता है इसका? बुरा अर्थ लिया जाता है। इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं किस प्रकार से हो जाते हैं? जैसे कि बदसूरत, जैसे कि शब्द आ जाएगा बदनाम, या शब्द आ जाएगा बदहवास, बदजुबान, बदतमीज। तो इस प्रकार से ये शब्द आ जाते हैं जो कि किससे बने हुए हैं? बद उपसर्ग से बने हुए हैं। इन सभी शब्दों में आप देखोगे तो कौन सा उपसर्ग है? बद उपसर्ग है। कभी कभी आपको बदस्तूर शब्द इसके साथ में एक और लिख दिया जाता है, बदस्तूर। तो मित्रों आपको बता दूं कि यहाँ पर बद जो नजर आ रहा है इसमें बद उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग केवल ब है। ब और दस्तूर जो इसमें है वो पूरा का पूरा एक मूल शब्द हो जाता है। तो बदस्तूर में बद उपसर्ग नहीं है, ब उपसर्ग है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब भी आएगा ब उपसर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहां पर आपको बताएंगे इस चीज के बारे में। आगे हम फिलहाल बात करते हैं आगे उपसर्गों के बारे में। तो 10वां उपसर्ग जो है वो हो जाता है हर। हर का अर्थ जो हिंदी में हम लेते हैं प्रत्येक, वही अर्थ यहां पर लिया जाएगा। उसी अर्थ में यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाएगा। इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे? हर एक, हर वक्त, या शब्द आ जाएगा हर पल, या आ जाएगा हर तरफ। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं जिनमें उपसर्ग कौन सा है? हर उपसर्ग है। आगे हम बात करते हैं 11वें उपसर्ग के बारे में। ब उपसर्ग है 11वां उपसर्ग। कौन सा हम लिख लेते हैं? ब उपसर्ग। ये उपसर्ग ब का अर्थ होता है साथ में। क्या होता है? ब का अर्थ साथ में। अब इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं जरा उन शब्दों पर भी एक बार
नज़र डाल लीजिए तो इसका शब्द बनेगा जैसे कि एक शब्द मैं आपको बता चुका हूँ बदस्तूर। तो यहाँ पर आप देखो कि बद उपसर्ग नहीं है, ब उपसर्ग है और इसमें जो मूल शब्द है वो कौन सा हो जाता है, दस्तूर, जिसका अर्थ क्या होता है, परंपरा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी शब्द आगे और बन जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है बदौलत, बदौलत। इसी प्रकार एक शब्द आ जाता है बशर्ते। तो इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा हो जाता है, ब उपसर्ग हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले उपसर्ग की। तो 12वां उपसर्ग हम पढ़ते हैं हम, और इसका अर्थ क्या होता है, या तो समान या फिर एक जैसा या फिर एक ही। इन अर्थों में हम उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी इसका अर्थ साथ के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। तो इन अर्थों में हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। इससे बनने वाले जो उदाहरण है वो किस प्रकार से बनेंगे, तो जैसे कि एक शब्द आ गया हम शक्ल। तो मित्रों आप जरा सावधान होकर बताइए कि हम शक्ल में उपसर्ग कौन सा है। निश्चित रूप से आप बता पाएंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, हम उपसर्ग है और शक्ल इसमें मूल शब्द है। इसी प्रकार से हम एक और शब्द लिख लेते हैं हम वतन। तो यहाँ पर भी आप देखोगे इसमें हम मूल शब्द है और वतन शब्द है, हम उपसर्ग है और वतन शब्द है। इसके बाद में शब्द आ गया हमदर्द, या शब्द आ गया हमराह, या शब्द आ गया हमदर्द, लिख दिया हमने, ये लिख लेते हैं हमजोली, या शब्द आ गया हमसाया। और भी शब्द आ जाते हैं। फिल्मी गाने अगर आप सुनते हैं तो बहुत से शब्द आपको ऐसे ध्यान में होंगे, हम सफर, हम नवा, या शब्द आ जाता है हमराह। तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं इन सभी शब्दों में उपसर्ग कौन सा हो जाता है, हम उपसर्ग हो जाता है। एक शब्द हम उम्र भी होता है, यानी समान है जिनकी उम्र। तो इस प्रकार से ये हम उपसर्ग से बने हुए उदाहरण हो जाते हैं। हम आगे और बात करने जा रहे हैं अगले उपसर्ग के बारे में। अगला उपसर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं ला उपसर्ग। 13वां उपसर्ग कौन सा पढ़ेंगे, ला उपसर्ग। ला का अर्थ क्या होता है, नहीं या निषेध के अर्थ में ला का प्रयोग हो जाता है। किस प्रकार से इसके उदाहरण बनते हैं, तो जैसे कि मैंने यहां पर शब्द लिख लिया है ला इलाज। तो यहां आप देखो इलाज मूल शब्द है और ला क्या है, इसमें उपसर्ग है। इसी प्रकार से एक शब्द और बन गया लापरवाह। ला उपसर्ग है, परवाह मूल शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द और बन जाता है लापता। इसमें भी ला उपसर्ग है और पता मूल शब्द है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो बने हैं वो ला उपसर्ग से बने। एक शब्द और बन जाता है लावारिस। तो लावारिस यानी बिना वारिस के। तो इस प्रकार से उपसर्ग कौन सा है, ये ला, और इन सभी शब्दों में ला उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और ये सभी के सभी शब्द, साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये जो हम अरबी फारसी जो शब्द पढ़ते हैं इनके साथ में प्रयुक्त होने वाले शब्द भी केवल अरबी फारसी के ही होते हैं। हिंदी और संस्कृत के जो शब्द हैं वो कभी भी इसमें यहाँ प्रयुक्त नहीं होंगे। आप इस चीज़ का भी यहाँ बराबर ध्यान रखें। अगला हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग 14वां उपसर्ग सर उपसर्ग आ जाता है। और सर उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इसका पहला शब्द हो जाएगा सरहद। शब्द क्या हो जाएगा, सरहद। और दूसरा शब्द हो जाएगा सरपंच, सरगोशी, सरहिंद, सरपरस्त, सरताज, और एक शब्द बन जाता है सरदार। तो इस प्रकार के ये जो शब्द हैं इन सभी शब्दों में सर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सर उपसर्ग के साथ में कभी कभी कुछ संकर शब्द बनते हैं। संकर शब्द का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने हुए शब्द, जिनमें से हमने यहाँ पर एक शब्द देखा है सरपंच और दूसरा शब्द हमने देखा है
यहाँ पर वैसे एक ही शब्द है सरपंच, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर उपसर्ग जो है वो अरबी फारसी भाषा का है और पंच जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और दोनों के योग से बना हुआ सरपंच जो शब्द है ये एक संकर शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं के योग से बना है। जब हम आगे शब्द विचार पढ़ेंगे उस समय हम इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। अगला उपसर्ग आज हम पढ़ने जा रहे हैं 15वां उपसर्ग हो जाता है एन। 15वां उपसर्ग क्या हो जाता है? एन। और एन का अर्थ क्या होता है? ठीक या सही या उचित। इन अर्थों में सामान्यतः एन उपसर्ग का प्रयोग उर्दू शब्दों में कर लिया जाता है। इसके जो शब्द हैं वो किस प्रकार से बनते हैं तो आप जरा गौर कीजिएगा। इसके शब्द बनेंगे एन वक्त, वो के साथ नुक्ता लगाइएगा। आगे शब्द हो जाएगा एन मौका, मौका में क के नीचे आप नुक्ता लगाइएगा। और एक शब्द हो जाएगा एन इनायत। तो इस प्रकार से ये शब्द बन जाते हैं जिसमें उपसर्ग कौन सा है? एन उपसर्ग है, जो कि उर्दू भाषा का उपसर्ग है, अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है। इसके बाद में हम 16वें उपसर्ग की चर्चा करते हैं। तो 16वां उपसर्ग आ जाता है बिला, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बिना। हिंदी में अर्थ क्या होता है? बिना या नहीं के अर्थ में या निषेध से संबंधित अर्थ में हम बिला उपसर्ग का प्रयोग सामान्यतः कर लिया करते हैं। इसी प्रकार हम इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो शब्द क्या हो जाएगा? बिला पता, बिला वजह, बिला वजह। और शब्द हो जाएगा बिला हिसाब। तो जहां हम हिंदी में बिना का प्रयोग करते हैं वहां अरबी फारसी भाषाओं में, अरबी भाषा में बिला का प्रयोग कर लिया जाता है और इस प्रकार से इसके शब्द बन जाते हैं। अगला जो 17वां उपसर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं, 17वां उपसर्ग क्या है? बा। 17वां उपसर्ग क्या है? बा, जिसका अर्थ क्या होता है? साथ में। जिसका अर्थ क्या होता है? साथ में। अब इसके जो बनने वाले शब्द हैं वो किस प्रकार से बनेंगे? तो जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर बा मशक्कत, बा मशक्कत। यहाँ पर आप देखोगे मशक्कत शब्द का अर्थ होता है परिश्रम और बा का मतलब होता है साथ में। कई बार आपने हिंदी फिल्मों में या किसी अदालत में इस प्रकार देखा सुना होगा कि अपराधी को बाम मशक्कत सजाए कैद मुलतवी की जाती है। तो बाम मशक्कत का मतलब होता है सश्रम। आजकल अदालतों में उर्दू भाषा को हटा करके और हिंदी भाषा का जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं तो उस प्रकार बाम मशक्कत का जो अर्थ है वो ले लिया जाता है सश्रम या परिश्रम के साथ। अगला जो शब्द होता है वो क्या हो जाता है? बाकायदा। अगला शब्द हो जाएगा बाअदब। तो इस प्रकार से बा उपसर्ग के योग में कुछ इस प्रकार के शब्द बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अगले उपसर्ग के बारे में। तो अगला उपसर्ग हो जाता है 18वां उपसर्ग और यह उपसर्ग हो जाता है फी। यह उपसर्ग क्या हो जाता है? फी। और फी का अर्थ भी क्या होता है? प्रत्येक। फी का अर्थ भी क्या होता है? प्रत्येक हो जाता है। तो इसका उदाहरण किस प्रकार से बनेगा मित्रों? आप ध्यान दीजिएगा। इसका उदाहरण बनेगा फी आदमी, फी वक्त। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण बन जाते हैं। कभी कभी एक और बन जाता है फी रोज। अब यहाँ पर आप जो फिरोज नाम का जो फिरोज लिखते हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि फी हमेशा छोटा होता है क्योंकि वहाँ पर फी उपसर्ग नहीं है, वो रूढ़ शब्द हो सकता है उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का। हम बात करते हैं इसके बाद में अगले उपसर्ग के बारे में। तो अगला उपसर्ग हो जाता है खुद। 19वां उपसर्ग क्या हो जाता है? खुद। तो खुद में आप ख के नीचे नुक्ता लगा दीजिए सबसे पहले और उसके बाद में इसका अर्थ क्या होता है? वैसे स्वयं। अब इसके उदाहरण कैसे बन जाएंगे? जैसे कि शब्द हो जाएगा, पहला शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर खुददार। अगला शब्द मैंने लिख दिया यहाँ पर खुद किस्मत। अगला शब्द हो जाएगा खुद नसीब।
तो इस प्रकार से ये शब्द क्या हो जाता है, खुद उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द हो जाते हैं, ज़्यादा शब्द नहीं बनते हैं, ये गिने चुने शब्द बनते हैं। अगला जो 20वां उपसर्ग है वो उपसर्ग है खूब। कौन सा उपसर्ग है, खूब, और इसका अर्थ भी वही है, अत्यंत। खूब का अर्थ क्या हो जाता है, अत्यंत। और जैसा कि आप जानते हैं इसका केवल एक शब्द हमें प्राप्त होता है और वो शब्द कौन सा है, खूबसूरत। कौन सा शब्द है, एक मात्र शब्द कौन सा प्राप्त होता है, खूबसूरत। जिसमें खूब क्या है, उपसर्ग है। और जैसा कि हम देखते हैं अगला और अंतिम जो उपसर्ग है वो उपसर्ग आ जाता है 21वां उपसर्ग पुर। कौन सा उपसर्ग आ जाता है, पुर, जिसका अर्थ क्या होता है, पूरा। अर्थ क्या होता है, पूरा। और इसके योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर पुरजोर। यह शब्द आ जाएगा पुरकशिश। यह शब्द क्या आ जाएगा, पुरकशिश। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि ये उर्दू या अरबी भाषा या विदेशी भाषा के जो है उपसर्ग हैं, ये 21 उपसर्गों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो मित्रों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से ज़रूर कहना चाहूँगा, चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको नियमित रूप से मिलते रहें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो मित्रों लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों तक भी पहुँचाएँ। और एक सूचना के रूप में बात और आपको बताई दिए जा रहा हूं कि चाणक्य क्लासेस का एंड्रॉयड ऐप जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। आप वहां से एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर व्यवस्थित रूप से और बहुत ही कम मूल्य पर आपको सारे कोर्स उपलब्ध हो जाएंगे। मित्रों, तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।